लेके शुरू करते हैं। हमारे पास आज का जो टेस्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूं अपने सामने। जी, मेरा आज का जो टेस्ट है आपका तीसरा क्वार्टर टेस्ट जो है वो, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? आप ओके लिख के मुझे एक दफा कंफर्म कर दें। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी, सेंट्रल कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड। तो हमें पता है जी, हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर जो मेन रोल जो आपका प्ले कर रहा होता है वो कौन सा होगा जी? आप लिख के मेंशन बताएं जरा मुझे, जो सबको कंट्रोल कर रहा होता है, सर्विसेज दे रहा होता है। बिल्कुल जी, सर्वर। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है FDDI इज आ। तो FDDI जो है ये एक प्रोटोकॉल है जो आपका उन नेटवर्क में इस्तेमाल होता है जो आमतौर पे जो है वो टोकन स्कीम यूज करते हैं। ठीक है जी। FDDI जो ये बनेगा हमारे पास फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो इन सारे नेटवर्क में आप मुझे बता दें जी कि टोकन स्कीम जो है वो जाहिर बात है स्टार में तो इस्तेमाल नहीं हो रही, मैश में भी नहीं हो रही, बास में भी नहीं हो रही। तो फिर इसका आंसर क्या बना? हमारे साथ लिखें जरा इस आंसर को। फिर क्या बना आंसर इसका? रिंग। बिल्कुल जी, रिंग ही हमारे पास बचता है नेटवर्क, क्योंकि रिंग के अंदर जो है वो आप टोकन स्कीम जो है वो यूज करते हैं। तो ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इज अ प्रोटोकॉल, इज अ रिंग नेटवर्क। तीसरा ऑब्जेक्टिव है जी हमारे पास, विच वन इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी भी है जी, ट्री भी टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजीज आपने पढ़ी हैं। सोर्स टोपोलॉजी जो है वो कोई टोपोलॉजी नहीं है। तो ये हमारे पास सी आंसर होगा। टर्मिनल इज, तो टर्मिनल कोई भी वो डिवाइस जो इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर रही है तो वो टर्मिनल कहलाएगी। तो अब आप मुझे बता दें कि इनमें से कौन सा फिर आंसर ठीक होगा। लिख के मेंशन कीजिए, A B C या D। डी, उसको डी लिखिए ना, इनपुट आउटपुट ना लिखिए। ठीक हो गया। टर्मिनल जो है वो आपका कोई डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है, इवन दो आपकी मेमोरी हो सकती है, आपका कीबोर्ड हो सकता है। तो ये सारे टर्मिनल्स हैं जो सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी, विच टोपोलॉजी यूजेस टोकन पासिंग स्कीम। अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं जी, रिंग नेटवर्क होगा हमारे पास जो टोकन स्कीम जो है वो यूज करता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्म। तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें से सवाल है। तो वो सेल बनता है जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो जगह है वो हमारे पास सेल कहलाती है। ठीक है, जिसके अंदर फिर आप अपना डाटा जो है वो एंटर करते हैं। आप एक दफा दोबारा कंफर्म कर दें, आवाज आपको मेरी आ रही है? ओके हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, अ सेल एट थर्ड कॉलम एंड 15 रो हैज अ सेल एड्रेस। तो हमने बताना है जी सेल एड्रेस इनमें से कौन सा सही है। अगर रो जो है वो 15वीं हो और कॉलम तीसरा हो, तो आपको पता है कॉलम वर्टिकल होते हैं और कॉलम के ऊपर नाम होते हैं ABCD, और रोज के नंबर होते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, रो हेड के ऊपर लिखे होते हैं 1 2 3। तो पहले कॉलम का नाम आता है और फिर उसके बाद रो का नंबर आता है। तो इस तरह एक सेल का एड्रेस बनता है। तो जाहिर बात है वो कह रहा है तीसरा कॉलम है, तो फिर तीसरा कॉलम आप बताएं ABC हो जाएगा, C, और रो नंबर हमारे पास 15 है। तो ये C15 जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके जी, ओके हो गया जी, ठीक है। और लास्ट वन है जी हमारे पास कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का फीचर नहीं है। तो रोज कॉलम भी आपको एक्सेल के अंदर नजर आते हैं, फार्मूला भी आप उसके अंदर लगाते हैं, प्रिंटिंग तो तकरीबन हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल के अंदर आप कर सकते हैं,
वर्ड आर्ट जो इसमें फीचर है वो फीचर जो है वो आपको MS वर्ड के अंदर नजर आएगा। तो इसमें डी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ओके, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं ऑब्जेक्टिव में, वो आप लिख दें मुझे अगर सवाल है कोई तो। ठीक हो गया, सही। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। आपको याद होगा इसमें एक हमारे पास एक बुक में टेबल बना हुआ है जिसमें लैन और वैन के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, वो 7-8 डिफरेंस लिखे हुए हैं। उसमें से आपने 2 से 3 डिफरेंस जो है वो मेंशन करने थे कि लैन जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो एक प्लेस के ऊपर जो यूज होता है। वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये कंट्रीज को आपस में मिलाने के लिए, सिटीज को आपस में मिलाने के लिए। लैन की स्पीड आप लिख सकते हैं, वो हमने पढ़ा था जी 100 Mbps से लेके 1000 Mbps, इससे भी ज्यादा होती है। और वैन की स्पीड जो हमने पढ़ी थी बुक के अंदर वो 56 kbps इसकी स्पीड है। वैन एक्सपेंसिव होता है लैन उसके मुकाबले में, क्योंकि छोटा नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग तक, 2 बिल्डिंग तक जो करीब करीब होती है उन तक महदूद होता है, तो इसलिए ये उस तरह एक्सपेंसिव नहीं होता। तो इस तरह के कुछ डिफरेंस जो है वो आपने लैन और वैन के वो लिखने थे। ठीक हो गया जी। ये दूसरा हमारे पास आ गया वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। तो ये भी आई थिंक चैप्टर नंबर 2 के आई थिंक शुरू में ही आपको ये मिल जाएगा। वर्क ग्रुप हम कहते हैं लोग जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए किसी को खास कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। उस दौरान वो जाहिर बात है कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो उनका कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना और किसी प्रोजेक्ट या टास्क के ऊपर काम करना, इस प्रोसेस को जो है वो हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो है वो कहते हैं। तो ये तो काफी दफा हम इसको टेस्ट के अंदर भी जो है वो देख चुके हैं, सवाल को काफी दफा रिपीट हो चुका है। तीसरा हमारे पास आ गया इथरनेट कार्ड। तो इथरनेट कार्ड जो है वो आपका जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसको लैन अडॉप्टर भी आप कहते हैं। वो हर उस कंप्यूटर में लाजमी होगा जो कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि इसी के जरिए आप जो है वो किसी कंप्यूटर को नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे। सर्किट बोर्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, और आपको पता है इसमें RJ45 कनेक्टर ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ लगा होता है, तो वो आप इसके अंदर जो है वो इन करते हैं। तो आपका वो कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क का फिर उसके बाद हिस्सा बन जाता है। बाकी जो सॉफ्टवेयर लेवल की सेटिंग है वो तो जाहिर बात है कंप्यूटर में ही होगी, लेकिन फिजिकली अगर आप किसी कंप्यूटर को नेटवर्क का हिस्सा जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो फिर इथरनेट कार्ड जो है वो लैन अडॉप्टर जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा लाजमी हर कंप्यूटर में। ओके जी। मेंशन कर दीजिए, आवाज आ रही है? ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड गेटवे। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस हमने पढ़ी थी जिसमें वो राउटर का जिक्र भी था। तो ब्रिज हमें पता है ऐसी डिवाइस है जो दो सिमिलर जो नेटवर्क सेगमेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 200 300 हैं, तो आप उन सब का एक नेटवर्क नहीं बना सकते, बल्कि आप उस नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उन सेगमेंट्स को फिर आपस में ब्रिज के जरिए कनेक्ट करेंगे। तो ब्रिज सिमिलर नेटवर्क्स को जो सिमिलर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बरक्स गेटवे जो है वो जो डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो एक तीसरी डिवाइस भी जहां थी हमारे पास राउटर की। राउटर जो है वो सिमिलर नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकता है और आप डिफरेंट, तो राउटर जो है वो गेटवे का काम भी कर रहा होता है। तो आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज करते हैं अपने घर में, जैसे PTCL का राउटर यूज करते हैं, तो वो बेसिकली हमारी गेटवे डिवाइस भी है, क्योंकि हम जो अपने कंप्यूटर पे जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और जो PTCL जिससे भी आपने वो इंटरनेट जो है वो सर्विस ले रहे हैं आप, वो नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो ये हमें नहीं पता। इसलिए बीच में एक ऐसी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, और ये डिवाइस जाहिर बात है आपका सर्विस प्रोवाइडर या आपको कॉन्फ़िगर करके देता है, दैट इज अ गेटवे। तो गेटवे जो है वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में
कनेक्ट करने के लिए लाजमी डिवाइस है। अगर प्रोटोकॉल डिफरेंट है तो फिर ये लाजमी डिवाइस है। CSMA-CD, उसके बाद हमारे पास जो सवाल है लैन प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, आपको याद होगा उसमें 3 प्रोटोकॉल थे हमारे पास। उसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल था हमारे पास जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल था, जो सबसे कॉमन जो है वो यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, आरई था, ARC-नेट, और उससे पहले जब वो टोकन रिंग था, और उससे पहले कौन सा था जी, इथरनेट, बिल्कुल सही, इथरनेट प्रोटोकॉल। तो इथरनेट प्रोटोकॉल में आपको पता है कि कोलिजन की बात होती है कि जब कंप्यूटर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं डाटा ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए, तो उस वक्त कोलिजन हो सकता है जब 2 कंप्यूटर एक ही वक्त में जो है वो डाटा, तो उसके लिए हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में फिर ये एक्सेस मेथड्स हैं, और भी हैं, तो हमने और भी इसमें पढ़े थे, CSMA-CS भी था, CSMA-CR भी था। तो ये जो है ये CSMA-CD है, ठीक है जी, कोलिजन डिटेक्शन से। तो इसमें जो है वो 2 कंप्यूटर जो है वो जब एक ही वक्त पे डाटा सेंड करेंगे, दोनों ही अपनी जो ट्रांसमिशन रोक देंगे, और फिर एक खास वक्त तक जो है वो एक खास टाइम पीरियड तक वो रुके रहेंगे, और फिर दोबारा से चेक करेंगे, केबल अगर अवेलेबल है तो उसको दोबारा से डाटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो इस तरह कोलिजन डिटेक्शन होगी, और जो है वो जो रिजॉल्व हो जाएगा आपका कोलिजन जो है। तो इसके लिए एक ये लैन एक्सेस मेथड जो है वो हम यूज करते हैं। इसके बरक्स आप अगर दूसरी बात करें कि वो CSMA-CR है, जो कोलिजन रेजोल्यूशन है, तो वो बेसिकली प्रायोरिटी उसमें सेट हो जाती है कि एक डिवाइस की प्रायोरिटी हाई कर दी, एक की लो कर दी, तो जिसकी हाई है वो सबसे पहले डाटा ट्रांसमिट करे, दूसरी उस वक्त तक वेट करेगी। और एक कोलिजन CS कोलिजन सेंस वाला है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह है कि एक डिवाइस तब तक वेट करेगी जब तक जो है वो बस जो है वो, यानी वो जो केबल है वो फ्री नहीं हो जाती, तो उसके बाद वो ट्रांसमिट करेगी। तो ये CSMA-CD आप लैन प्रोटोकॉल में जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते थे, अलहदा से एक सवाल भी है, वहां से भी आप इसको लिख सकते थे। स्टार टोपोलॉजी बड़ी सिंपल है, जिसमें आप, हमें पता है ये तो हम बहुत दफा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं, टेस्ट के अंदर भी, क्लास टेस्ट में। सेंट्रल हब, इसमें सेंट्रल डिवाइस यूज होती है, तमाम कंप्यूटर जो है वो उसी से कनेक्टेड होते हैं। जिस कंप्यूटर ने भी डाटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना है, वो पहले उस सेंट्रल हब को जो भेजेगा। हब की जगह आज आपको पता है मॉडर्न जो डिवाइस है वो स्विच आ चुकी है, तो वो स्विच जो है वो फिर आगे से जिसका डाटा है उसको जो सेंड कर देगा। हब और स्विच में एक हमने वो फर्क भी डिस्कस यहाँ किया था कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देती है सब कंप्यूटर्स को डाटा। अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे को भेजना है, ए ने अगर सी को भेजना है, तो वो डाटा अगर हब बीच में यूज है तो हब बाकी सबको भी जो है वो नॉक करेगी कि भाई ये डाटा ए जो है वो सी को भेजने लगा है। जबकि स्विच की सूरत में जो है वो ऐसा नहीं होता, तो उसमें है वो टेक्निकल कुछ चीजें हैं, तो वो भी हम उसको डिस्कस नहीं करते। ओके जी, आवाज ठीक आ रही है? ओके, ठीक हो गया। टेलनेट हमने आई थिंक इंटरनेट सर्विसेज के अंदर ये पढ़ा था, और ये किसी तीसरे चैप्टर का आखिरी सवाल था, आई थिंक सो। तो ये हमें पता है कि एप्लीकेशन है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो कि हमें रिमोट कंप्यूटर्स के ऊपर लॉगिन करने की फैसिलिटी देता है। तो आप का कंप्यूटर उस वक्त जो है वो जाहिर बात है टर्मिनल के तौर के ऊपर एक्ट करेगा। तो अगर आप रिमोट लोकेशन के ऊपर किसी कंप्यूटर को, किसी डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए आप टेलनेट एप्लीकेशन जो है ये आपके विंडोज के अंदर भी अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। आप इसको विंडोज में ऐड रिमूव विंडोज जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जाके आप इसको इनेबल कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। जाहिर बात है रिमोट कंप्यूटर का इसमें आपको आईपी और उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो भी आपको इसमें चाहिए होंगे। तो टेलनेट जो है वो रिमोट लॉगिन सर्विस के लिए यूज होगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट, ये भी इंटरनेट सर्विसेज के अंदर ही हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन से, इतनी डिटेल तो इसमें किताब में नहीं है, लेकिन जितना हमने इसके ऊपर डिस्कस किया वो यही किया था कि इंटरनेट जो है वो बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, सिक्योर नेटवर्क किसी भी बिजनेस का, और ये आमतौर पे कोई भी इदारा अपने एम्प्लॉइज के लिए सेटअप करता है। और इसमें वो हो सकता है कि एक इदारे, उस इदारे का एक ब्रांच जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो गुजरात में हो, दूसरी ब्रांच उसकी जो है वो लाहौर में हो, ठीक है जी। तो फिर आप इतने जो बीच में फासला है वहां वो खुद अपनी को केबल तो नहीं बिछा सकता, कंप्यूटर नेटवर्क तो नहीं अपना बना सकता, जिसके लिए वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करेगा। तो इंटरनेट जो है वो इंटरनेट को आपको याद होगा कि इसको इंटरनेट भी कहते हैं स्मॉल आई के साथ। ये उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था कि इसको अगर आप स्मॉल आई लिखते हैं, स्मॉल आई के साथ इंटरनेट लिखते हैं,
तो उसका मतलब इंट्रानेट होगा। अक्सर इंटरव्यू के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है। वो कैपिटल आई के साथ अगर इंटरनेट लिखा हुआ है तो वो इंटरनेट वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, वो मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं यानी पब्लिक नेटवर्क की बात हम करेंगे उसको। तो इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है किसी भी इदारे का, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जो उस इदारे के जो ऑफिस हैं, जो ब्रांचेज हैं, उनको आपस में इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट किया जाता है। इसमें फिर वो वीपीएन टेक्नोलॉजी का भी हमने उस वक्त से जिक्र किया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाता है, सिक्योर टनलिंग की जाती है, तो वो बातें भी इसमें। और एक्स्ट्रानेट कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट हो गया। इसमें आपके इदारे के जो बाहर के जो लोग हैं, आउटसाइडर जो हैं, दूसरे इदारे के जो एम्प्लॉइज हैं, वो भी आपके इंट्रानेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें हमने एग्जांपल उस वक्त ली थी, जैसे नादरा है और एफआईए है, नादरा है और एफबीआर है। तो अब एफबीआर के लोग नादरा के ऑफिस आके तो नहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के बारे में लेंगे, तो वो अपने अपने ऑफिस में बैठ के नादरा का जो इंट्रानेट है उसको एक्सेस करेंगे। और उस जाहिर बात है नादरा ने उनको ऑथराइज किया होगा कि आप कर सकते हैं, और कुछ खास परमिशन प्रिविलेजेस उनको दी होंगी। तो इस तरह जो है वो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का। इस वक्त फिर हम इतना ही इसको डिस्कस करते हैं, बातें इसके ऊपर बहुत सारी हो सकती हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड हमें याद होगा, दो किस्म के स्टैंडर्ड हमारे पास थे, डी यूरी और डिफेक्टो। और डिफेक्टो में पता है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई पहले, सालों पहले, ठीक है जी, और उसके अगेंस्ट जो उस वक्त स्टैंडर्ड बने, जो बकायदा कोई रिसर्च की बेस के ऊपर नहीं बने, या बकायदा कोई उसको उनके ऊपर कोई कमेटीज या उनको साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे थे, बस किसी इदारे ने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोटोकॉल या ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया अपने कोई प्रोडक्ट के लिए, और वही आज तक चलता आ रहा है। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम डिफेक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें हमने वो एसएनए का जिक्र भी किया था, आपको याद होगा एसएनए, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो कि आईबीएम ने 1973 या 1974 में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो दूसरा आपको पता है एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, तो दूसरा फिर डी जूरी है, जो इसके बिल्कुल बरक्स है, जिसमें बाकायदा रिसर्च के बाद जो है वो कोई स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्लियर है जी ये? ओके ओके, बता दें मुझे लिख के। ओके हो गया, ठीक हो गया। डिफरेंशिएट कर दें जी फार्मूला और फंक्शन को। एक्सेल का ही ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फार्मूला जो है वो अर्थमेटिक जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आप लिखते हैं एक्सेल में, उसके जरिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जो है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी मौजूद हैं आपके एक्सेल के अंदर, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। जो ज्यादा बेहतर है, हम रिकमेंड भी करते हैं कि आप फार्मूला के बजाय फंक्शन को यूज करें। जो है वो फंक्शन को यूज करना जो है वो रिकमेंडेड भी है। तो दोनों को यूज करने के लिए आपको याद होगा, आप इक्वल का साइन यूज करते हैं सेल के अंदर, और अगर फार्मूला लगाना है, फॉर एग्जांपल जमा करना है, आपने सम करना है, तो आप वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख देंगे कि फलाना फलाना सेल जो है उसको आप ऐड कर दो। लेकिन अगर आप इसी की जगह जो है फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो बिल्ट इन फंक्शन सम का मौजूद है, SUM सम का, तो आप उसको लिख के तो आगे रेंज दे दो अपने सेल की, तो आप वो सारे उन सेल को कैलकुलेट कर देगा। सेल रेंज आपको पता है, नंबर एक से ज्यादा सेल्स को जब आप उनको सिलेक्ट करते हैं तो वो एक रेंज बन जाती है कि इस सेल से लेके इस सेल तक जो है वो। और अक्सर आप फार्मूला वगैरह के अंदर या फंक्शन के अंदर, सॉरी फंक्शन के अंदर आप इनको आमतौर पे सेल रेंज को यूज करते हैं कि यहाँ से इस सेल से लेके A1 से लेके A10 तक जितनी वैल्यूज है उनको तुम सम कर दो। तो उसमें आप बीच में कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, जब आप रेंज देते हैं तो फिर बीच में कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट जो है वो सिंपल एक्सेल के अंदर जो है वो अपने डाटा को जो है वो ग्राफिकली उसको पिक्चराइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, जैसे वो क्रिकेट में आप देखते हैं वो चार्ट बने होते हैं, वो खिलाड़ियों के आउट होने के, या किसी कंपनी का अगर कोई सेल्स का डाटा है तो पिछले इस साल इतनी 2001 में इतनी सेल हुई थी, 2002 में इतनी, फिर वो एक डायग्राम की शक्ल में एक ग्राफिक्स की फॉर्म के अंदर वो अक्सर जो है वो मीटिंग्स के अंदर बॉस को जो प्रेजेंटेशन देते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं या कुछ इस तरह के सुपरवाइजर होते हैं, तो वो इस तरह के चार्ट वगैरह बना के, इससे आसानी होती है। वैसे भी आप बता सकते हैं जी 2001 में आप कितनी सेल हुई थी, लेकिन चार्ट से सारा कुछ सामने एक कंपैरिजन भी नजर आ रहा होगा आपको। तो ये बच्चे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन ओके है जी? शॉर्ट क्वेश्चन ओके हो गया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमारे पास, नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, रूल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क के ऊपर
हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, और दो कंप्यूटर उसी वक्त आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब दोनों के अंदर सेम रूल जो है वो डिफाइन हो। इन रूल्स को आप नेट प्रोटोकॉल कह देते हैं। तो आप इनको अगर इन टेक्निकल फॉर्म के अंदर बोलें तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं जो एक कंप्यूटर के ऊपर भी मौजूद हैं और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी मौजूद हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस में, इन रूल्स में क्या लिखा होता है कि डाटा सेंड कैसे करना है, डाटा रिसीव कैसे करना है। तो अगर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फिर दोनों पे सेम रूल होने चाहिए। वो मैंने उस वक्त मिसाल भी ली थी जो है वो कि एक प्रेसिडेंट जब आता है किसी दूसरे कंट्री में तो वो हाथ मिला रहा और दूसरा उसको जो है वो गले लगा रहा हो, तो वो बड़ा अजीब सा बन जाएगा, मजाक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों का प्रोटोकॉल ही डिफरेंट, उनको बताया नहीं हुआ कैसे क्या करना था आपने। तो ये डिस्कशन हम क्लास में जारी बात इस तरह की खारी कर चुके हैं। तो प्रोटोकॉल जो है वो अगर दो कंप्यूटर पे सेम है तभी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है दोनों के दरमियान। अदरवाइज बीच में फिर आपको पता है कोई ना कोई मिडल मैन, कोई गेट या किस किस्म की डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। तो प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इसके आगे हमने लैन प्रोटोकॉल की बात की थी, वो आगे पहले भी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि उसमें हमारे पास इथरनेट प्रोटोकॉल है जो लैन प्रोटोकॉल मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है। जो है वो इसमें वो CSMA/CD जो है वो टेक्निक जिसका भी हमने ऊपर जिक्र किया है वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है जी। तो लेस एक्सपेंसिव है, इसको इंस्टॉल करना, मैनेज करना आसान है, वो सारी बात इस लैन प्रोटोकॉल जो इथरनेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो है वो हम बात कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा था हमारे पास टोकन रिंग प्रोटोकॉल, वो भी लैन प्रोटोकॉल है। और उसमें आपको याद होगा एक टोकन यूज होता है टिकट की तरह, सिग्नल है स्पेशल किस्म का, वो उसके पास होना चाहिए। तो अगर वो सिग्नल उसने ट्रांसमिशन मीडियम से ग्रैब कर लिया जिस कंप्यूटर ने, अब सिर्फ ये कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। जब ये अपना डाटा सेंड कर लेगा दूसरे को तो फिर ये टोकन को रिलीज कर देगा, फिर दूसरा उस टोकन को जो है वो ग्रैब करेगा और फिर वो उस टोकन के साथ सेंड करने के लिए आपको पता है उसमें स्टेप भी लिखे हुए थे कि टोकन के साथ पहले तो प्लेस करना पड़ेगा डाटा, फिर जिस कंप्यूटर को डाटा भेजना उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी उसके साथ प्लेस करना पड़ेगा और फिर उसको ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर आप जो है वो गो हेड करेंगे और वो फिर दूसरे कंप्यूटर के पास जो है वो चला जाएगा, पहले के पास जाएगा, वो मैच करेगा, फिर दूसरा ऐसे सो ऑन वो फिर आगे चलता जाएगा। और ARC-नेट इसमें तीसरा जो है उस वो आपको याद होगा उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, पुराने दो इसमें दो थे ना वर्जन, इसमें पुराने की स्पीड थी 2.5 Mbps, 2.5 कंफर्म, हाँ 2.5 Mbps थी, जो बाद में फिर इंप्रूव किया गया तो 100 Mbps तक जो है वो उसको लेके गए। आई एम राइट, 100 Mbps तक इसको जो है वो फिर ठीक हो गया। तो ये 100 उसको फास्ट ARC-नेट हम कहते हैं। तो ये क्या बनता है, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आ गया जी OSI मॉडल। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के अंदर जो है वो कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जब जाहिर बात है अभी उनके पास इतनी चॉइस नहीं थी तो उन्होंने ये फिर सवाल दे दिया आपको, क्योंकि इसमें से शॉर्ट तो अक्सर आता है, ये भी आ जाता है कि व्हाट इज OSI मॉडल, लेकिन यहाँ लॉन्ग में आ गया तो हमें पता है जी OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो ISO ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1984 में, 1983 में, क्लियर, करेक्ट मी भाई, 1983 1984 1983, ठीक हो गया, गुड, आप भी याद रखते हैं चीजें, ठीक है। तो 1983 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था OSI मॉडल को, और क्या कहते हैं उसको जी, इसको ये स्टैंडर्ड है अगर दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये स्टैंडर्ड जो है वो यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। वो कौन सा इदारा है जी, हमारे पास ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1983 में। तो अगर दो सिस्टम हैं, बेशक उनका आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है, बेशक उनके प्रोटोकॉल भी डिफरेंट है, और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो इस मॉडल को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं। और ये एक लॉजिकल मॉडल है, यानी ये समझ लीजिए ऑन पेपर है, ये कोई फिजिकली नहीं है कि क्योंकि इसमें आपको पता है उसमें उसने इसको लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 7 लेयर्स का जिक्र इसमें आता है कि आपकी जो टोटल कम्युनिकेशन है ना, जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है दो कंप्यूटर्स के दरमियान या दो नेटवर्क के दरमियान, उस पूरे प्रोसेस को उसने 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसको वो लेयर का नाम देता है, ठीक है जी। हम कहते हैं 7 हिस्सों में, तो 7 लेयर का उसको नाम। उसमें पता है आपको जो सबसे पहली लेयर है वो अगर स्टार्ट करें
नीचे से तो वो फिजिकल लेयर को हम सबसे पहली लेयर मानते हैं, जो हार्डवेयर लेवल से स्टार्ट होती है। इनको हम लोअर लेयर भी कहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यूजर साइड से, तो यूजर का स्टार्ट होता है 7वीं लेयर से, यानी जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन जो लेयर है उसके अंदर यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है एप्लीकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्या कहते हैं उसको एफटीपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यूजर जो है वो कोई एफटीपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है फाइल अपलोडिंग करने के लिए, या कोई मेल सर्विस यूज कर रहा है, हॉटमेल की, गूगल की, याहू की, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त यूजर जो है वो किस लेयर के ऊपर है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है। ठीक है जी, क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो कर रहा है। अब क्लियर है? आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, तो आपने फिजिकल ले लिखा, मैंने उसको यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टार्ट किया है। तो एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर आ जाती है वो आपको पता है प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जिसमें वो कुछ पॉइंट्स हमने याद किए हुए थे कि इसमें इस लेयर के ऊपर आपका डाटा जो है उसको थोड़ा कंप्रेस किया जाता है, उसकी इंक्रिप्शन वगैरह यानी उसकी जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज की जाती है। तो ये सारा रीफॉर्मेटिंग का प्रोसेस जो है ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो है वो होता है। इसकी फर्दर डिटेल सारी बात आप किताब से जो वो देख सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाती है सेशन लेयर। तो सेशन जो है वो बेसिकली हम कनेक्शन को कह रहे हैं कि जो कनेक्शन दोनों तरफ जो बना हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट है और सर्वर है, दोनों के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश है, तो उस कनेक्शन का एस्टेब्लिश होना या उसको मैनेज किया जाना या उस कनेक्शन का टूटना, यूजर कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उस सारे का सारा जो खेल है वो इस सेशन लेयर के ऊपर ही जो है हो रहा होता है। ठीक है जी। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट है, उसने सर्वर को फॉर एग्जांपल 100 फाइल सेंड करनी है, तो पहले तो यूजर ने एक जो है वो सेशन मेंटेन कर लिया, यूजर सेशन मेंटेन हो गया, पहली फाइल सेंड हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी और पांचवी के ऊपर आके प्रॉब्लम आ गया कोई। जब प्रॉब्लम आ गया और सेशन अभी एस्टेब्लिश्ड है, तो अब जब प्रॉब्लम जैसे ठीक होगा तो 7वीं फाइल से दोबारा शुरू होगा, ना कि पहली फाइल से दोबारा जो है वो डाटा जाना शुरू होगा, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान एक सेशन, एक लिंक बना हुआ है, वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं एक दूसरे के साथ, एक पेज पे हैं दोनों। उसमें फिर जाहिर बात है जो डाटा जा रहा होता है उसमें वो चेक पॉइंट्स जो है वो यूज होते हैं, कह लें कि मार्क किया जाता है कि इतना डाटा चला गया। 6 फाइल चली गई, हर 6 फाइल के बाद एक मार्क लग जाएगा, एक चेक पॉइंट लगा दिया जाएगा कि 6 फाइल चली गई हैं। अब 7 चली गई, फिर 12 फाइल होंगी तो फिर 12 के बाद एक मार्क, फिर 18 होंगी तो 18 के बाद एक मार्क। तो अब अगर कहीं फेलियर होता है तो फिर आखिरी जो चेक पॉइंट है वहां से फिर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक सेशन का जितना भी इस तरह का सिनेरियो या प्रोसेस चल रहा होता है वो आपका किधर जी, सेशन लेयर के ऊपर चल रहा होता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपको पता है आप उसमें आपका जो मैसेज है, जो आपका डाटा, वो पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना और पैकेट्स में दोबारा जो है वो जो उनको रीसम्बल करना, वो सारा काम आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। चेक किया जाता है मैसेज में कोई एरर तो नहीं है, तो वो फ्लो ऑफ डाटा, उसमें एरर वगैरह कंट्रोल सारा इसके अंदर चेक किया जाता है। साथ अगर हम यही पैकेट जो है वो आप देखें नेटवर्क लेयर के ऊपर जब जाते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ इन्हीं पैकेट्स को राउट करते हैं आपके राउटर्स, जो जो बेस्ट पाथ होता है कि इस पैकेट जो है वो इस पाथ के जरिए जाएगा, वो लॉजिकल जो पाथ उन्होंने बनाया होता है राउटर्स ने, तो इन पैकेट्स को फिर आगे डिलीवर किया जाता है। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर आपका राउटर जो है वो आ जाएगा और वो फिर आपके इन पैकेट्स को जो है वो इनको राउट करेगा प्रॉपर, जो उसको लगेगा बेहतर के इस रास्ते से जो है वो पैकेट अगर जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, यानी कि बेस्ट पाथ जिसको आप कहते हैं जी। अब बल्कि ऑप्टिमाइज पाथ कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो क्लियर है? ओके ओके। तो उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर आ जाता है, इसमें उसमें पैकेट बनते हैं, इसमें आपके डाटा की जो है वो फ्रेमिंग होती है। जिस तरह पैकेट होते हैं, आपके डाटा को यानी स्ट्रीम ऑफ बिट्स को, यानी डाटा को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर इस स्टेज के ऊपर चेक किया जाता है कि सारे फ्रेम जो है वो सही मानों में ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर कोई फ्रेम जो है वो मिस होता है, लॉस्ट होता है, उसको दोबारा रिट्रांसमिट किया जाता है। तो फॉर्म जो है वो थोड़ी बदल दी जाती है, इसमें आपके पास जो है वो फ्रेम की शक्ल में डाटा आ जाता है।
कुछ इस किस्म की बात इसमें हमारे पास थी। और उसके बाद लास्ट लेयर फिजिकल लेयर, आपको पता है, जिसमें आपका एग्जैक्टली जो ट्रांसमिशन मीडियम यानी फिजिकली जो ट्रांसमिशन मीडियम जो काम कर रहा होता है वो आपका इस लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। इसमें आपका स्ट्रीम ऑफ जो बिट्स हैं बेसिकली उस फिजिकल मीडियम के साथ जो है वो वर्कआउट करती हैं। ठीक है जी। तो इसी में वो आप देखते हैं, जब हमने वो पढ़ा था, क्या सवाल था वो, इसमें मोड से सिंपलेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स, वो ट्रांसमिशन मोड वो इसी के ऊपर, इसी लेयर के ऊपर वो चीजें जो है वो डिसाइड होती हैं, तय होती हैं कि कौन सा मोड जो है वो यूज किया जा रहा है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। डाटा का रेट, डाटा की स्पीड के ऊपर जाएगा, ये इस तरह की जो सारी बात है। इसमें आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो यूज हो रहा है इस लेयर के ऊपर, तो फिर इसमें इसी तरह की सारी बातें होंगी। ट्रांसमिशन मोड की भी इसमें बात होगी, डाटा रेट की भी इसमें बात जो है वो होगी। इसमें आपका डाटा जो है वो रिप्रेजेंट बिट्स की फॉर्म में होगा, सारी बात है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो बिट्स आपके इनकोड होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म के अंदर। तो इसमें ये सारी चीजें इस किस्म की जो है वो डिस्कस होंगी। क्लियर है जी? ये डिस्कशन है ना, डिस्कशन में तो हाँ बिल्कुल सही है। इसमें तो लेक्चर नहीं है, मैं तो वैसे पूरा लेक्चर ही दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी डिस्कशन करनी है आप लोगों से, यानी आप सिर्फ सवाल पूछेंगे कोई तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ चले एक दफा उसको पूरे को हम गो थ्रू कर लें, मेरी भी कोई याद दहानी हो जाएगी चीजों की, कि कुछ चीजें ऐसी ज़हन से तो निकल जाती हैं। तो बच्चे, उसके बाद हमारा आखिरी जो सवाल है वो है नेटवर्क मॉडल्स। ये आपका बड़ा फेवरेट मेरे में क्वेश्चन है, नेटवर्क मॉडल। आपको याद होगा इसमें वो 3 मॉडल की हमने बात की थी, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, और तीसरे का नाम आप यहाँ लिख दें। बिल्कुल ही हाइब्रिड मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर में एक आपके पास सर्वर मशीन होगी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सारी आपकी क्लाइंट मशीन होगी जो सर्विसेज रिसीव कर रही हैं। और सर्वर मशीन हमने पढ़ा था ये ज़्यादा पावरफुल होती है, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी ज़्यादा पावर, क्योंकि इसने बाकी कंप्यूटर्स को जो है वो सर्व करना होता है। क्लाइंट्स जो हैं वो उस इनएक्सपेंसिव मशीन होती हैं अगर सर्वर की बनिस्बत देखा जाए। और फिर हमने ये भी डिस्कस इसमें किया था, इसमें क्या था, वो डेडिकेटेड सर्वर की बात भी की थी कि कुछ ऐसे इसमें सर्वर, एक सर्वर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सर्वर भी हो सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर 3 सर्वर हैं तो हो सकता है एक सर्वर जो है वो प्रिंटिंग के लिए आपने डेडिकेट किया हो, एक सर्वर जो है वो आपने फाइल स्टोरेज के लिए डेडिकेट किया हो, एक सर्वर आपने डोमेन कंट्रोलर बनाया हो। तो ये सारे डेडिकेटेड सर्वर जिनका काम आपने स्पेसिफिक सेट कर दिया कि इन्होंने यही काम करना है। तो ये स्पेशल किस्म के जो सर्वर, स्पेसिफिक सर्वर, ऐसे क्या कहते हैं उसको, डेडिकेटेड सर्वर जो है वो कहलाएंगे। दूसरा पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर हमें याद होगा उसमें कोई सर्वर कंप्यूटर तो होता नहीं है, सब कंप्यूटर का जो एक ही लेवल होता है, एक ही स्टेटस होता है। तो इसमें जो है वो कोई कंप्यूटर किसी कंप्यूटर के साथ भी डाटा अपना शेयर कर सकता है। उसमें फिर डिसएडवांटेज आ जाते हैं, वो हमने क्लाइंट सर्वर वाले मॉडल में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज से कि उसमें सिक्योर करना क्लाइंट सर्वर में आसान हो जाता है, एक जगह से आप सिक्योरिटी मैनेज करते हैं और नेटवर्क ट्रैफिक उसमें कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जारी बात है उसमें सेंट्रलाइज सारा कुछ होता है। जबकि पीयर टू पीयर जो दूसरा मॉडल है इसमें क्योंकि सर्वर तो होता कोई नहीं है तो सारे कंप्यूटर जो है वो किसी से कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें ट्रैफिक जो है वो डाटा ट्रैफिक जो है वो ओवरलोड इसमें हो जाए, उस वजह से ये स्लो हो जाए। सिक्योरिटी भी फिर आपको हर कंप्यूटर पे सेपरेट मैनेज करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर सिक्योरिटी भी इसमें कम होगी। और हाइब्रिड में आपको दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे, और दोनों के फिर एडवांटेज भी आपको इसमें हाइब्रिड के अंदर नजर आएंगे। उसमें हमने वो मिसाल ली थी जब हम एक लैंड नेटवर्क जो है वो सेटअप करते हैं, बहुत बड़ा लैंड नेटवर्क जिसमें हम सेगमेंटेशन जो है वो फिर कर देते हैं। तो फिर वो हमने वहाँ इन दोनों को एक कंबाइन की एग्जांपल भी ली थी कि उसमें हम 2-3 सर्वर जो है वो, और हर सर्वर वो अपने अपने सेगमेंट को जो है वो मेंटेन कर रहा है, और फिर 3 सर्वर जो है वो आपस में। तो इस किस्म की बातें जो है वो हम कर चुके। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, काफी दफा आप इसको टेस्ट में भी कर चुके हैं। आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरे हाल में इतना ही काफी है। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं उसको। बाकी ये आपको पता है ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है और ये मैं उसको अपलोड भी कर देता हूँ, तो आप शेयर कर दिया करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। सर सेकंड चैप्टर का ये क्या है? सेकंड चैप्टर का क्या क्या लिखा आपने? सेकंड चैप्टर का सवाल लिखे। सेकंड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन,
मतलब मुझे समझ नहीं ना कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सेकंड चैप्टर का उसको मेंशन करें ना, कोई टॉपिक को मेंशन करें, या क्या कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? हाँ, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जी। हाँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसमें जब ये सारे शॉर्ट तैयार करेंगे कि प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन क्या है, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन क्या है, तो वो आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। और वैसे भी ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में कॉमनली ये नहीं आता सवाल, शॉर्ट में पूछेगा वो शॉर्ट में पूछ सकता है नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या है या OSI मॉडल क्या है। लॉन्ग में उसके पास बड़ी चॉइस होती है, तो ये इतना कॉमन क्वेश्चन नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में, अभी तो क्योंकि टेस्ट ही 2 चैप्टर का था तो वो फिर उन्होंने उसमें दे दिया। लेकिन आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सारे लेयर्स को देख के जाएंगे और इसकी डेफिनेशन भी OSI मॉडल की भी देख के जाएंगे। हाँ जी, और सवाल कोई? जी, और कोई सवाल नहीं है? बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, इसको वाइंड अप करते हैं मीटिंग को, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन बाद में भी अगर आपके ज़हन में आए तो आप इसी जो है वो चैट, आपकी ये सारी जो चैट है रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उसमें आगे फिर सवाल जो है वो लिख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट को भी इनवाइट किया करें, वो उनको भी बताया करें कि हमारा जो है वो सेशन होता है, डिस्कशन होती है हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे की, रेगुलर हो रही है। पूरा पूरा जो वो टेस्ट है मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो उनको भी कहा करें कि बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को वो भी ज्वाइन करें इसको, ये आप लोगों का फ़ायदा है इसमें, ठीक है जी। हालांकि आज मैंने सेशन जब आधे घंटे का रखा था, लेकिन वो फिर टेस्ट सारा मैंने उसको फिर आपको एलेबोरेट कर दिया। चलें जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, और बाकी को भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।